दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक रशियन फैंटेसी मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये मजेदार फिल्म देखकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बाल्टिक सागर को दिखाते हुए, जहां एक छोटी पनडुब्बी के अंदर बैठा रूसी नौसेना का कमांडर इवान वीडियो कॉल के जरिए रूस के विज्ञान अनुसंधान केंद्र से जुड़ता है। अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कहते हैं, हमारी नौसेना ने बाल्टिक सागर की गहराई में एक ऐसी गुफा खोजी है जिसके अंदर बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं और उसमें प्रागैतिहासिक काल के जीव भी मौजूद हैं। आज हमारे कमांडर इवान पनडुब्बी को गहराई में उतारकर उसमें लगे कैमरा के जरिए हम सबको उन प्रागैतिहासिक जीवों को दिखाएंगे। तो अब इवान छोटी पनडुब्बी को बाल्टिक सागर की गहराई में ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक ऑक्टोपस पनडुब्बी को जकड़कर नीचे दूसरी तरफ खींचने लगता है। इससे पनडुब्बी पर इवान का कंट्रोल नहीं रह जाता और पनडुब्बी तेजी से घूमते हुए नीचे तली की ओर गिरने लगती है। इस दौरान पनडुब्बी के हलचल से ड्रैगन का एक अंडा भी उछलकर पनडुब्बी के साथ ही नीचे गिरने लगता है। देखते ही देखते पनडुब्बी तथा अंडा रहस्यमयी गुफा की सुरंग में गिरकर गुफा की दूसरी तरफ मौजूद एक अलग दुनिया की नदी में जा पहुंचते हैं। इवान को नहीं पता होता कि ये कौन सी जगह है। ऐसे में वो अपना थैला उठाकर पनडुब्बी के ऊपर आता है। तभी उसकी निगाह नदी में तैर रहे ड्रैगन के अंडे पर पड़ती है, तो वो उसे पुरातात्विक धरोहर समझकर उठा लेता है और फिर नदी से बाहर निकलकर अपने कपड़े सुखाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी राज्य का एक निष्कासित सामंत सिगमंड अपने दो सेवकों के साथ इस नदी के किनारे जंगल में घूमते हुए आता है। उसके सेवक कहते हैं, मालिक, एक बार जब आप रूस की इस रियासत पर कब्जा कर लेंगे तब यहाँ हर तरफ बस हमारा राज होगा। सिगमंड कहता है, हाँ, भले ही मुझे निकम्मा कहकर सामंत और सूरवीरों के समूह से निकाल दिया गया है, पर जल्दी ही मैं सबको ये दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इन तीनों की राजसी वेशभूषा देखकर इवान इनसे पूछता है, क्या आप लोग नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं? इस पर सिगमंड इवान की आधुनिक वेशभूषा देखकर कहता है, मूर्ख, तुम हमें नाटक का कलाकार कह रहे हो? तुम जरूर कोई विदेशी होगे। ये कहकर वो गुस्से में अंडे पे पैर रखकर उसे दबाने लगता है, जिससे अंडा चिटक जाता है। सिगमंड की इस हरकत से इवान बहुत नाराज होता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, तुमने एक पुरातात्विक धरोहर को नष्ट किया है, इसलिए कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। उनकी बहस के दौरान ही अंडे से एक जिंदा ड्रैगन का बच्चा बाहर निकलकर गुर्राने लगता है, जिससे डरकर सिगमंड अपने चेलों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जबकि इवान हैरान होकर कहता है, जब अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ता इस ड्रैगन के बच्चे को देखेंगे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इसके बाद वो ड्रैगन के उस बच्चे को ग्रोगू नाम देकर उसे दुलारता है। पर अब क्योंकि उसका फोन डिस्चार्ज होता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि आखिर वो यहाँ से अपनी नौसेना के मुख्यालय तक कैसे पहुँचे, ऐसी परिस्थिति में वो ग्रोगू को अपने थैले में रखकर रास्ता खोजने के लिए यहाँ से आगे बढ़ता है। जंगल में कुछ दूर चलने पर उसे पहाड़ी के नीचे मध्यकाल का एक नगर नजर आता है, तो वो नीचे उतरकर उस नगर में जाने का फैसला करता है। अगले सीन में इसी रूसी रियासत के राजा जार का महल दिखाया जाता है। महल के बाहर जनता रोज की तरह अपने बीमार राजा का हाल चाल लेने आती है, तो महल के बालकनी पर खड़ा राजा का कार्यवाहक धूर्त मंत्री डेनियल जनता से कहता है, राजा की सेहत में अभी भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं है, उन्हें रोज एक न एक नई बीमारी लग जाती है। अब क्योंकि राज्य का सारा कार्यभार मैं ही देखता हूँ, इसलिए अगर कोई समस्या हो तो मुझसे कहिए। इस पर लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि डेनियल अच्छा इंसान नहीं है। अगले सीन में महल के अंदर राजा जार को दिखाया जाता है, जहां डेनियल द्वारा नियुक्त किया गया एक शातिर वैद्य रोज की तरह आज भी राजा के इलाज के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा होता है। उधर इवान इस नगर में पहुंचकर रास्ते में मिलने वालों को अपना फोन दिखाकर पूछता है, मैं इसे कहां चार्ज कर सकता हूं? तो पहली बार फोन तथा उसकी ऐसी वेशभूषा देखकर लोग घबराने लगते हैं। इवान को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ के लोग उससे ऐसे क्यों चौंक रहे हैं। वो खुद भी यहाँ के लोगों की पुराने जमाने की जीवन शैली देखकर हैरत में पड़ जाता है। अब यहाँ से और आगे बढ़ते वक्त उसके बैग में बैठा हुआ ग्रोगू भूख से कराहता है, तो इवान कुछ लड़कियों से दूध की दुकान पूछकर दुकान के अंदर जाता है और दुकानदार से दूध खरीदता है, लेकिन वो दुकानदार उसके आधुनिक जमाने का पैसा लेने से इनकार करते हुए कहता है, ये कागज के बदले दूध नहीं मिलेगा, इसके लिए सिक्के लगेंगे, उसके बिना मैं तुम्हें दूध नहीं दे पाऊंगा। ये कहकर वो दुकानदार बार बार हिचकियां लेने लगता है। अब क्योंकि इवान के पास यहाँ के सिक्के नहीं होते और ग्रोगू के लिए दूध लेना भी जरूरी होता है, तो वो दुकानदार को खुश करने के लिए उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये हिचकी हमेशा आती है? दुकानदार कहता है, हाँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ, तमाम औषधियाँ लेने के बावजूद ये ठीक नहीं हो रही। ये सुनते ही इवान उसके कान के पास मुंह ले जाकर जोर से चिल्लाता है। इससे चौंककर दुकानदार की भी चीखें निकल जाती हैं। ऐसा होते ही उसके गले की नस सही हो जाती है और हिचकी भी रुक जाती है। अब अपनी हिचकी ठीक हो जाने से दुकानदार बहुत खुश होता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, कमाल के चिकित्सक हो। ये कहकर वो उसे मुफ्त में ही एक बोतल दूध दे देता है। हालांकि इवान फिर जैसे ही बोतल लेकर दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, अंदर आ रही राजा जार की बेटी याना दरवाजा खोल देती है, जिससे टकराकर इवान
नीचे गिर जाता है। तो हड़बड़ाकर याना दुकानदार से पूछती है ये विदेशी आदमी कौन है। दुकानदार कहता है राजकुमारी ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये एक कमाल का चिकित्सक है जिसने मेरी हिचकी की समस्या को पल भर में ठीक कर दिया। उसकी ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत हैरान होती है और वो इवान को अपने साथ पास के एक सराय में ले जाती है, जहाँ वो उससे कहती है तुम शायद किसी दूसरे देश के लगते हो, मैं यहाँ की राजकुमारी याना हूँ। इस पर इवान चौंक कर कहता है राजकुमारियाँ तो पहले के जमाने में होती थी। याना को उसकी ये बात समझ में नहीं आती और वो इवान से कहती है मेरे पिता राजा जार पिछले कुछ सालों से बीमार हैं और हर दिन उन्हें एक नई बीमारी घेर लेती है। इसी वजह से वो राजकाज का काम नहीं देख पाते। अगर तुम उन्हें ठीक कर दो तो इससे सबका भला हो जाएगा। इवान को याना पसंद आ जाती है और वो उससे आगे भी मिलना चाहता है, इसीलिए वो उसे ये नहीं बताता कि वो कोई चिकित्सक नहीं है, बल्कि वो उससे कहता है मैं उन्हें देखूंगा। वहीं पास में महल की बालकनी पर खड़ा हुआ कार्यवाहक मंत्री डेनियल जब दूरबीन से याना को सराय में इवान से बात करते हुए देखता है तो वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है मैं उससे शादी करने के चक्कर में हूँ और वो किसी अजनबी विदेशी से बात कर रही है। इधर याना इवान से कहती है मंत्री डेनियल सबको मेरे पिता से मिलने नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह तुम्हें अपने पिता के पास ले जा सकूं। अगले सीन में फिर से राजा जार को दिखाया जाता है। डेनियल द्वारा नियुक्त किया गया वैद्य राजा को बिस्तर से न उठने और न चलने फिरने की सलाह दे रहा होता है। राजा उससे कहते हैं इससे तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो वैद्य उनकी बात काटने के लिए बहानेबाजी करते हुए राजा के खास बूढ़े नौकर द्वारा लाया गया नाश्ता उन्हें परोसता है। इसी दौरान राजकुमारी याना राजा की देखभाल करने वाले सेवकों जैसे कपड़े पहनकर उनसे मिलने के लिए आ रही होती है, लेकिन डेनियल उसे सीढ़ियों पर ही रोककर उसके चेहरे का मास्क हटा देता है और कहता है तुम इस तरह की पोशाक में क्यों हो। याना कहती है क्योंकि तुम मेरे पिता से किसी को भी जल्दी मिलने नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। इस पर धूर्त डेनियल झूठ बोलते हुए कहता है इसके लिए वैद्य ने मना किया है ताकि राजा को कोई संक्रमण न लग जाए। वैसे तुम्हें अब मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम्हें अपने पिता की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी और तब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी। याना उसके इरादे समझती है, इसीलिए वो बहाने बनाते हुए कहती है मैं जल्दी ही इस बारे में कुछ सोचूंगी, फिलहाल तो मुझे एक बार अपने पिता से मिलने जाने दो। तो डेनियल उसे जाने देता है। अब जब याना राजा के पास पहुंचती है तो राजा उससे कहते हैं लगता है कोई भी दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, ऐसे में तुम्हारी और इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। याना कहती है पिताजी ऐसा मत कहिए, हमारी नगर में इवान नाम का एक विदेशी आया है, वो अच्छी चिकित्सा कर लेता है, उम्मीद है वो आपको ठीक कर देगा। ये सुनते ही वहाँ खड़ा वैद्य घबरा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, इससे राजा की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल वैद्य को ये डर होता है कि अगर कोई दूसरा वैद्य राजा की जांच करेगा तो उसे ये सच पता चल जाएगा कि राजा को कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं और उन्हें जानबूझकर बीमार रखा जा रहा है। इसी दौरान डेनियल भी वहाँ आ जाता है। राजा को बीमार बनाए रखने की योजना उसी की होती है, इसीलिए वो राजा से कहता है महाराज मेरा वैद्य सही कह रहा है, हम ऐसे ही किसी अरे गहरे चिकित्सक से आपकी जांच नहीं करा सकते, पहले मैं एक बार उस चिकित्सक से खुद मिलूंगा। राजा को डेनियल के इरादे नहीं पता होते, इसलिए उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगले सीन में सराय में बैठे हुए इवान को दिखाया जाता है जो थैले के अंदर मौजूद ग्रोगू को दूध पिला रहा होता है। उसी वक्त डेनियल कुछ सैनिक लेकर वहां आता है और इवान को जबरदस्ती वहां से उठवाकर एक खलिहान में बने घर के अंदर बंद करवा देता है। अगले सीन में इस राज्य के पड़ोसी राजा हेनरी को दिखाया जाता है जो आसपास के छोटे योद्धाओं की सभा बुलवाता है। उसी समय सामंत सिगमंड भी वहां पहुंचता है तो एक हाथ वाला राजा हेनरी उससे कहता है तुम्हें शूरवीरों के समूह से निष्कासित कर दिया गया है, फिर भी तुम बिना बुलाए यहाँ आ गए। चाटुकार सिगमंड कहता है महाराज मैंने एक ड्रैगन का बच्चा देखा, बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आ पाया हूँ। ये सुनते ही सभा में मौजूद सभी शूरवीर उस पर हंसते हैं, जबकि राजा हेनरी उससे कहते हैं अगर ये सच है तो उस ड्रैगन के बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दोबारा से शूरवीरों के समूह में शामिल कर लूंगा। इस पर सिगमंड कहता है महाराज इसके लिए मुझे कुछ सैनिक दे दीजिए। तो राजा हेनरी उसे धक्का देकर कहते हैं मुझे क्या बेवकूफ समझा है, एक तो पड़ोसी रूसी राज्य पर हमला करने के लिए मेरे पास वैसे ही सैनिक कम हैं, उसमें से भी कुछ सैनिक मैं तुम्हारी बेवकूफी के लिए दे दूं। अब चुपचाप जाओ और एक हफ्ते के अंदर ड्रैगन का बच्चा लेकर मेरे पास आओ, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हारी सामंत वाली उपाधि भी छीन लूंगा। अगले सीन में राजकुमारी याना को दिखाया जाता है जो खलिहान के घर में बंद इवान को ढूंढ लेती है। इवान उससे कहता है क्या मुझे बंद करवाने वाला मंत्री डेनियल था। याना दरवाजा खोलते हुए कहती है हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है और पता नहीं क्यों वो पिताजी या मुझसे किसी को भी मिलने नहीं देना चाहता। फिलहाल राज्य के कार्यभार की जिम्मेदारी उसी के पास है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर इवान कहता है फिर तो तुम्हें एक नाटक करना होगा जिससे मुझे महल में आने का मौका मिल जाएगा, सिर्फ तभी हम तुम्हारे पिता की समस्या तथा डेनियल के इरादे पता लगा सकते हैं। तो अब
उसकी योजना सुनकर याना महल वापस लौट जाती है। अगले सीन में फिर से राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ धूर्त डेनियल अपनी मंशा पूरी करने के लिए राजा को डराते हुए उनसे कहता है, महाराज आपकी बिगड़ती सेहत की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो बेचारी राजकुमारी का क्या होगा, इसीलिए उनकी शादी करवा दीजिए। इससे राजा चिंता में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर हमें इतनी जल्दी योग्य वर कहाँ मिलेगा। हालांकि तभी राजा का खास बूढ़ा सेवक दौड़ते हुए वहाँ आता है और राजा से कहता है, राजकुमारी बीमार पड़ गई हैं। ये सुनते ही राजा, डेनियल तथा वैद्य भागकर राजकुमारी के कमरे में जाते हैं, जहाँ राजकुमारी इवान के साथ बनाई हुई अपनी योजना के अनुसार बीमार होने का नाटक कर रही होती है। राजा उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो याना कहती है मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस पर वैद्य कहता है मैं कुछ औषधियाँ दे देता हूँ। याना कहती है नहीं, दवाइयों के असर में वक्त लगेगा, लेकिन नगर में आया हुआ विदेशी चिकित्सक इसका जल्दी इलाज कर सकेगा। हालांकि उसे किसी ने खलिहान में बंद कर रखा है। वहाँ मौजूद डेनियल ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से राजकुमारी फिर से इवान के करीब जाए या इवान यहाँ आए, इसीलिए वो तथा उसका वैद्य राजा से कहते हैं, महाराज किसी ऐरे गहरे चिकित्सक से राजकुमारी का इलाज कराना ठीक नहीं होगा। हालांकि राजकुमारी जिद पर अड़ जाती है तो उसके स्वास्थ्य के लिए इवान को यहाँ लाया जाता है। यहाँ आकर इवान याना के साथ बनाई हुई अपनी योजना के अनुसार उसका इलाज करने का दिखावा करता है। याना भी उसी योजना के अनुसार उसके इलाज से ठीक हो जाने का दावा करती है। इससे राजा बहुत खुश हो जाते हैं। तो याना उनसे कहती है, पिताजी मेरी तरह इवान आपको भी ठीक कर सकता है। ये सुनते ही फिर से वैद्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है और वो राजा से कहता है, महाराज चिकित्सक बदलना सही नहीं होगा। इवान वैद्य के हाव भाव से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो वैद्य से कहता है, वैसे भी अभी तक तुम्हारे इलाज से महाराज ठीक नहीं हो रहे हैं, कल से मैं इनका इलाज अपने तरीके से करूंगा। तो राजा इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सेवक से इवान को अतिथि आवास ले जाने के लिए कहते हैं। राजा की आज्ञा से उनका बूढ़ा सेवक इवान को अतिथि आवास ले जाता है और उससे कहता है, काश हमारे पास जादुई कायाकल्प सेब होता तो हम राजा की सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इवान उसकी ये बात सुनकर अतिथि आवास के अंदर जाता है और वहाँ ग्रोगो को दूध पिलाने के बाद खुद बिस्तर पर लेटकर सोने लगता है। अगले सीन में एक बकरी को दिखाया जाता है। पड़ोसी राजा हेनरी के गुप्त संदेश की थैली उस बकरी के गले में बांधकर उसे डेनियल के पास भेजा जाता है। तो डेनियल, जो कि पहले से ही राजा हेनरी से मिला हुआ होता है, वो हमेशा की तरह बकरी के गले में टंगी हुई थैली उतारकर खोलता है तथा उसमें सिक्कों के साथ रखे हुए राजा हेनरी के गुप्त संदेश पत्र को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, किसी भी तरह राजा जार की सेना को भंग कर दो ताकि हम अपनी छोटी सेना के साथ यहाँ हमला करके इस राजमहल पर आराम से कब्जा कर सकें। ये पढ़कर गद्दार डेनियल उस पत्र को जला देता है। दूसरी ओर ग्रोगो को ज्यादा भूख लगने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती। ऐसे में वो भट्टी जलाने वाला कोयला खाने लगता है। कोयला चबाने की आवाज सुनकर इवान जाग जाता है और ग्रोगो को किसी तरह सुलाता है। अगले दिन राजमहल में डेनियल राजा हेनरी की गुप्त योजना के अनुसार राजा जार से झूठ बोलते हुए कहता है, महाराज हमारा खजाना खाली होता जा रहा है, सबसे ज्यादा खर्च तो सेना और सैनिकों पर हो रहा है, इसलिए हमें सेना भंग कर देनी चाहिए। ये सुनकर राजा हैरान होकर उससे कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम सेना भंग कर देंगे तो हमारी और हमारे राज्य की सुरक्षा कैसे होगी। तो डेनियल बहानेबाजी करते हुए उनसे कहता है, महाराज हमारे राज्य को किसी से कोई खतरा नहीं है, फिर आखिर हम सेना रखकर क्या करेंगे। इसी दौरान इवान वहाँ आता है और अपने झोले से एक सामान्य सेब निकालकर कहता है, मैं कायाकल्प का जादुई सेब ले आया हूँ। ये देखते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल इवान इतने दिनों में समझ चुका होता है कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मंत्री वैद्य के साथ मिलकर उसके अंदर बीमारी का वहम भर रहे हैं। राजा उसके लाए सेब को खाते हैं तो उन्हें लगता है ये जादुई सेब होगा, इसीलिए वो इवान से कहते हैं, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। मौका देखकर इवान कहता है, हाँ महाराज अब मेरे साथ चलिए। तो राजा बहुत दिनों बाद उसके साथ अपने महल से बाहर निकलते हैं। इवान को पता होता है कि ना चलने फिरने की वजह से ही राजा बीमार महसूस करते हैं, इसीलिए अब से हर रोज वो उन्हें अलग अलग तरह के व्यायाम करवाना शुरू कर देता है, जिससे कि राजा पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी और जनता तो बहुत खुश होती है, लेकिन डेनियल तथा वैद्य अपनी योजना विफल होते हुए देखकर परेशान हो उठते हैं। वैद्य डेनियल से कहता है, मालिक मैंने राजा को आलसी बनाने और धीरे धीरे बीमार करने की काफी दवाइयाँ दी, लेकिन अब उन्हें इस तरह ठीक देखकर लग रहा है सब बेकार गया। डेनियल कहता है, इसका मतलब तुम्हें काम पर रखना भी बेकार गया। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन जब इवान कपड़े धुलकर ग्रोगो के लिए दूध लाने जाता है, इसी दौरान सिगमंड अपने चेलों के साथ नगर में छिपकर ग्रोगो का पता लगाने आता है। जब उसे दूरबीन के जरिए अतिथि आवास में ग्रोगो दिखता है तो वो अपने चेलों से कहता है, आज की रात हम उस घर में घुसेंगे। अगले सीन में याना को दिखाया जाता है जो इवान से मिलने के लिए अतिथि आवास में जाती है। हालांकि उस समय इवान वहाँ नहीं होता, लेकिन जब उसकी नजर हिलती हुई टोकरी के अंदर ग्रोगो पर पड़ती है तो वो डरकर गिर जाती है। इसके कुछ देर बाद जब इवान दूध लेकर वापस लौटता है
तो वो याना को ग्रोगू को दुलारते हुए देखता है। याना उससे कहती है तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इवान कहता है क्योंकि इससे खतरे में पड़ सकता है। मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि एक दूसरी दुनिया है और मैं जहाँ से आया हूँ वो दुनिया बहुत आगे है। याना उससे कहती है तुम मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे ना। तो इवान उसे अपने साथ जंगल की सैर पर ले जाता है और इस दौरान वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। राजकुमारी भी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। एक दूसरे से बातें करते करते कब रात हो जाती है दोनों को पता ही नहीं लगता। इधर अतिथि आवास खाली देखकर सिगमंड के चेले पहले सिगमंड को उछालकर चिमनी के जरिए अंदर भेजते हैं और फिर दरवाजे को ठोकर से खोलकर खुद भी अंदर घुस जाते हैं। वहाँ सिगमंड तो ग्रोगू को ढूंढने लगता है पर उसके चेले खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं इन अजनबियों को देखकर ग्रोगू इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि इसी दौरान सिगमंड की नजर ग्रोगू पर पड़ जाती है तो सिगमंड अपने चेलों के साथ उसे घेर कर पकड़ना चाहता है। इससे बचने के लिए ग्रोगू सिगमंड पर गुर्राता है तो डर के मारे सिगमंड तथा उसका चेला नीचे गिर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रोगू उछलता कूदता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है और जंगल में इवान को ढूंढने लगता है। उधर इन सब घटनाओं से अनजान इवान अभी भी याना के साथ नदी के किनारे बैठकर अपनी दुनिया तथा इस दुनिया के बारे में बात कर रहा होता है। अगले सीन में सिगमंड को दिखाया जाता है जब वो बिना ड्रैगन का बच्चा लिए खाली हाथ हेनरी के पास जाता है तो हेनरी गुस्से में उसके शरीर के इर्द गिर्द एक ईंट का खंभा बनवा देता है और उससे कहता है ड्रैगन को लाए बिना यहाँ नजर मत आना। इसके अगले दिन सर्कस दिखाने वाले एक कलाबाज को दिखाया जाता है जो राजा जार के नगर में आता है और लोगों के सामने अपने सुडौल तथा फुर्तीले शरीर से कई तरह के करतब प्रस्तुत करता है। लोग उसके करतब से काफी प्रभावित होते हैं। जब डेनियल उस कलाबाज को देखता है तो सत्ता पर अपनी ढीली हो रही पकड़ को मजबूत करने के लिए वो एक योजना के तहत कलाबाज से कहता है अगर तुम मेरे अंगरक्षक बन जाओ तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। कलाबाज को उसके इरादे नहीं पता होते इसीलिए उसकी बात मान लेता है। इसके बाद अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए डेनियल राजा जार के पास जाता है। उस समय राजा राजकोष का हिसाब किताब देखकर डेनियल से कहते हैं इसके अनुसार तो राजकोष के धन में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा इसमें तुम्हारी फिजूल खर्ची दिख रही है। ये सुनते ही डेनियल राजा को बातों में उलझाते हुए पीछे से उन्हें बीमारी की सुई लगा देता है और फिर वैद्य के साथ मिलकर उन्हें बिस्तर पर लेटाते हुए उनका मुंह मीठी गोलियों से भर देता है। डेनियल के रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं होती इसीलिए वो राजा का मुकुट उतारकर महल की बालकनी पर जाता है और वहाँ से जनता तथा सैनिकों को संबोधित करते हुए कहता है राजा अब एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं जिससे कि अब वो कभी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन कोमा में जाने से पहले उन्होंने मुझे यहाँ का नया राजा घोषित कर दिया और कहा कि सेना को भंग करके इवान को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि उसी की वजह से वो इस हालत में पहुंचे हैं। ये सब सुनकर जनता और सैनिक बहुत हैरत में पड़ जाते हैं। नगर का एक आदमी डेनियल से पूछता है बिना सेना के हमारी सुरक्षा कौन करेगा। डेनियल कहता है मेरी सुरक्षा ये कलाबाज करेगा और आप लोगों की सुरक्षा को तो कोई खतरा ही नहीं है। तो अब सैनिकों को ना चाहते हुए भी डेनियल के निर्देश पे अपने हथियार तथा ढाल छोड़ने पड़ते हैं। इसके बाद डेनियल अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है जिसके तहत वो कुछ सैनिक लेकर अतिथि आवास पर जाता है और सैनिकों से कहता है इवान को फांसी दे दो तथा राजकुमारी को कोठरी में कैद कर दो। ये सब देखकर ग्रोगू डेनियल पर पैर से हमला करने लगता है तो डेनियल सैनिकों से ग्रोगू को एक पिंजरे में कैद करवा देता है। इसके कुछ देर बाद डेनियल बकरी के जरिए हेनरी को संदेश भिजवाता है कि उसने राजा को पंगु बनाकर सेना को भंग कर दिया है। ये खबर मिलते ही हेनरी अपनी सेना लेकर राजा जार के महल पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इधर राजा जार के नगर में धोखे से राजा बन बैठा डेनियल इवान को सजा देने के लिए जनता के सामने लाता है। वहीं पर ग्रोगू को भी एक पिंजरे में कैद करके रखा गया होता है। डेनियल कलाबाज से कहता है जाओ सबके सामने पहले इसे हराकर जलील करो और फिर मार डालो। तो कलाबाज तलवार लेकर इवान के पास जाता है और धीरे से उससे कहता है मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, कलाकार हूँ, मैं तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे बस हल्का सा धक्का दे दो तो मुझे ना लड़ने का बहाना मिल जाएगा। इवान ऐसा ही करता है जिसके बाद कलाबाज अपने घुटने में दर्द का बहाना करके पीछे हट जाता है। उधर हेनरी की सेना इस राज्य की सीमा तक आ पहुंचती है। जार के एक सैनिक को इसकी भनक लग जाती है इसीलिए वो जल्दी से भागकर राजमहल के सामने जाता है और डेनियल से कहता है हमारे हथियार कहाँ हैं? दुश्मन हेनरी की सेना राजमहल के करीब पहुंच चुकी है। तो ऊपर के कमरे में कैद राजकुमारी खिड़की से कहती है डेनियल ने सभी सैनिकों के हथियार और कवच तहखाने में बंद करवा के ताला लगवा दिया है। ये सुनते ही डेनियल तहखाने की चाबी एक सैनिक को खिला देता है ताकि यहाँ के सैनिक बिना हथियार के हेनरी की सेना का मुकाबला न कर सकें। जनता में घबराहट का माहौल होता है। तभी राजा डेनियल के पीछे आता है और डेनियल से कहता है मैंने इवान की दी हुई एक सुरक्षा जैकेट पहनी थी इसीलिए तुम्हारी सुई मुझ पर बेअसर रही। मैंने लेटने का नाटक भी इसलिए किया ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं। ये कहकर राजा उसे बालकनी से नीचे धक्का दे देते हैं। इवान भी ग्रोगू को पिंजरे से आजाद करके सुरक्षा के लिए उसे घर के अंदर बंद कर देता है। वहीं राजा जनता और सैनिकों से कहते हैं भले ही हमारे हथियार तहखाने में बंद हैं, पर हम लोग डंडे फावड़े और बाकी
बाकी औजारों से लड़ेंगे। तो सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त हेनरी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जनता से कहता है, ज्यादा खून खराबा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हारे राजा को अकेले मुझसे लड़ने की चुनौती देता हूँ। राजा जार जनता के भले के लिए उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन याना और इवान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जार हेनरी के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। ऐसे में इवान उससे कहता है, अपने राजा की तरफ से मैं तुमसे लड़ूंगा। तो अब तलवार लेकर इवान हेनरी के सामने जाता है, लेकिन उसने पूरी जिंदगी में कभी तलवार उठाई तक नहीं थी। ऐसे में वो हेनरी के आगे कमजोर पड़ रहा होता है, जबकि हेनरी उस पर तलवार से बड़े ही आक्रामक तरीके से हमले कर रहा होता है और इवान उसकी तलवार का वार अपनी तलवार से बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। इसी दौरान हेनरी इवान की तलवार गिराकर उसे पीटना शुरू कर देता है। तो इवान बचने के लिए उसको तकिया मारते हुए एक मकान के ऊपरी हिस्से में भागता है, लेकिन हेनरी उसे वहाँ से पकड़ लाता है और अपने लोहे के हाथ से पटक पटक कर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जनता लाचार होकर ये सब देख रही होती है। आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद भी इवान हेनरी का मुकाबला नहीं कर पाता और उसकी मार से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब मौका देखकर डेनियल राजा का मुकुट हेनरी को देते हुए कहता है, आज से आप ही यहाँ के नए राजा हैं। तो हेनरी वो मुकुट फेंक कर उससे कहता है, गद्दार, तुम मुझे राजा बनाने के बजाय खुद यहाँ के राजा बन बैठे थे। ये कहकर वो जमीन पर पड़े इवान को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, पर तभी ग्रोकू किसी तरह घर का फाटक खोलकर गुर्राने लगता है। उसकी गुर्राहट सुनकर हेनरी अपनी तलवार नीचे कर लेता है और कहता है, तो ये रहा वो ड्रैगन का बच्चा। जैसे मेरे पूर्वजों ने ड्रैगन को मारा था, वैसे ही मैं इस ड्रैगन के बच्चे को मारकर महान बन जाऊंगा। उसकी बात सुनकर इवान ग्रोगू से भागने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ग्रोगू भागता नहीं, क्योंकि उसे दूध का कर्ज निभाना होता है। ऐसी परिस्थिति में वो अंदर जाकर ढेर सारा कोयला खाना शुरू कर देता है। तो हेनरी उसको मारने के लिए उसके पीछे घर के अंदर घुसता है। हालांकि अब इससे पहले कि वो ग्रोकू पर तलवार चलाता, ग्रोकू अपने मुंह से भयंकर आग की लपट निकालता है, जिससे उछलकर हेनरी बाहर आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब ग्रोकू उसकी छाती पर चढ़कर कूदने लगता है। ये देखकर सिगमंड अपने चेलों के साथ ग्रोकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो ग्रोकू उन पर भी आग उगल कर उन्हें डरा देता है। जिसके बाद राजा और उनके सैनिक हेनरी के डरे हुए सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें अपने राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ देते हैं। डेनियल भी भागने की कोशिश करता है, पर कलाबाज उसे पकड़कर उसकी जमकर ठुकाई करता है। इस विजय पर जनता अपने राजा की जय जयकार करती है। इसी जश्न के दौरान इवान के नौसेना के अफसर और सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, तो इवान उन्हें सारा मामला बताता है। अब राजा वहीं सबकी उपस्थिति में ही याना की इवान से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद याना इवान तथा नौ सैनिकों के साथ आधुनिक दुनिया में चली जाती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।